डीएसपी सर अब हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, वेलकम डीएसपी सर। थैंक यू, थैंक यू। आवाज सर आ रही आप, है मेरी? हाँ सर, ऑडिबल। आपको आवाज आ रही है सर? ओके। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अमूल्य समय में से इतना टाइम निकाल के हमको दिया सर। इट्स ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू। ठीक है सर, फिर हम शुरू करते हैं सर। सर अब पहला क्वेश्चन है कि सर कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है तैयारी में सर? कोचिंग का आपने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, पर यदि आपने शुरू नहीं किया है पढ़ना, बेसिक्स आपके क्लियर जी नहीं है, अच्छे नहीं है, तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अपनी कैपेसिटी या अपनी कैपेबिलिटी को भी देखना चाहिए एक बार, कि यदि हम पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं पर फिर भी करना चाहते हैं, तो फिर हमें कोचिंग की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। जी सर। जी सर, अब जैसे हम ट्वेल्थ पास आउट के बाद अगर तैयारी करना चाहें तो उसके लिए आपकी मतलब क्या टिप्स होगी सर? ट्वेल्थ पास पहले आउट तो के कुछ बाद। बेसिक्स। हाँ, जी सर। ट्वेल्थ के बाद जब हम ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें, हम कुछ बेसिक बुक्स रहती हैं उनको पढ़ते रहें। और जब वो हम उनमें ऐसा लगे 3 साल की ग्रेजुएशन के टाइम तक पढ़ते पढ़ते कि हाँ अभी हम थोड़ा बेसिक क्लियर है मुझे, और अब मैं सेकंड लेवल की तैयारी कर सकता हूँ, तो तब हमको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन सर 1 ईयर प्लान हाँ, सर? काफी है, काफी है। 1 ईयर प्लान यदि काफी है। आपने 3 साल ग्रेजुएशन के टाइम पर तैयारी की है तो 1 साल की तैयारी काफी है। जी सर। जी सर, अगला हमारा प्रश्न है कि सर जो ट्वेल्थ और हमारे ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, तो क्या ये इसमें अफेक्ट करते हैं क्या? नहीं, मतलब नहीं करते हैं। अफेक्ट नहीं करते हैं? तो सर इसमें जो बिल्कुल अभी नहीं। चेंज हुआ है उसके बारे में बहुत वो जानने को मिल रहा है। तो सर इसमें जो न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें 3 मार्कर जो क्वेश्चन है ना सर? तो उसमें 10 शब्द की लिमिट दी गई है। तो सर उसको 10 शब्द में मतलब हम कैसे कवर कर सकते हैं? देखो, उसमें यदि 10 शब्द की लिमिट दी गई है तो फिर क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे जिनका जवाब एक वाक्य में देना संभव होगा। जी है सर, ना? तो मतलब कि जैसे ताजमहल किस शहर में स्थित है ना? भारत की राजधानी क्या है? हमारे पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? इस तरह की क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें सर 3 डायमेंशन नहीं बनेगा आंसर मतलब? अगर नहीं, क्वेश्चन, नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर जो प्रश्न की जो लिमिट होती है, तो उसको सर हमें कंसाइज करना चाहिए या हमें बढ़ा देना चाहिए, या फिर उस जो लिमिट है उसी में रहना नहीं, चाहिए? कंसाइज करो। जितना पूछा है वही जवाब देना चाहिए हमको। हम अपनी तरफ से ज्यादा ना लिखें। जी सर। सर आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहा है वैसे? आवाज, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्या बोला आपने? सर आपका सोर्स ऑफ स्टडी, आपने सर क्या हाँ, मैं बुक्स पढ़ी? बुक्स जी वगैरह सर। जो मैंने पढ़ी है मैं आपको दे दूंगा, तो आप उनको अपनी पोस्ट में डाल दीजिएगा, तो सभी लोगों जी को सर। मिल जाएंगी। है ना? जी सर। हाँ। बस खासकर जैसे कुछ बुक्स होती हैं जो मुझे लगता है कि तैयारी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि एक लूसेंट, यदि हम शुरू शुरू ही कर रहे हैं तैयारी, तो फिर हमको लूसेंट की बुक पढ़ना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि 12th के बाद हम किस तरह से तैयारी करें, तो लूसेंट की बुक और एक कंप्यूटर, एमपी, करंट अफेयर्स हमको शुरू से पढ़ने की आदत बनाना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, समझ में आने लगता है क्या क्या पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा एक इलाहाबाद प्रकाशन की घटना चक्र आती हैं, सब्जेक्टिव जो नोट्स, वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो बुक लेनी चाहिए हमको। हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, उससे हम क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। जी सर। सर जो पीटी और मेंस के बारे में कहा जाता है कि इनको अलग अलग तैयारी करनी चाहिए या साथ साथ, या फिर पहले पीटी पहले मेंस, मतलब इनमें से क्या सही तरीका है सर? डिपेंड सर। करता है कि आप किस लेवल पर हो पढ़ने में। जी जैसे आपकी प्री की काफी अच्छी तैयारी है, आप एक दो बार प्री दे चुके हो पर क्लियर नहीं हुआ है किसी तरह से, तो फिर आपको पहले मेंस की तैयारी करना चाहिए। जब अनाउंस हो जाएगा एग्जाम, तब हम फिर से प्री की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर यदि आप शुरू कर रहे हैं अभी तैयारी बेसिक सर। से ही, तो दोनों को साथ में लेकर चलें। जी
कि दोनों को मतलब हम साथ में किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो हाँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये मानसिकता लेकर पढ़ें कि ये यदि प्री में इसका क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, यदि मेंस में 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कैसा बनेगा, 6 नंबर में आएगा तो कैसा बनेगा, इस तरह से हर डायमेंशन के साथ पढ़ाई करना चाहिए फिर। जी सर। जी सर, अगला क्वेश्चन है सर, एजे और जो हिंदी का जो पेपर है सर, एजे के बारे में, हिंदी के पेपर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कईयों को सर, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सर, इसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखो, हिंदी की तैयारी के लिए बेसिक कोई भी एक बुक ले लो, क्योंकि मैंने जैसा भी देखा है उसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर उन्हीं सरल प्रश्नों के उत्तर हम दे नहीं पाते हैं, है ना। पर तो अच्छा होगा कि हम बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से करें, ताकि हमसे जो क्वेश्चन सभी सही कर रहे हैं वो हम गलत ना कर बैठें। इसी तरह ऐसे के लिए है, हम ऐसे के लिए कोई भी करंट अफेयर की जो बुक लेते हैं उसमें जितने भी ऐसे या आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आते हैं, यदि हमको लगता है कि ये टॉपिक का ऐसे बनाया जा सकता है तो फिर हमें उसको ऐसे के रूप में तैयार करना चाहिए, ताकि हम मतलब किसी भी नए सब्जेक्ट से जुड़े रहें और उनके हिसाब से अपने आंसर लिख सकें, और अपनी जो भी आर्टिकल या ऐसे आप बुक में या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाकर आप रख लो, ताकि अपने पास एक डायरी में अलग से, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में उसको आसानी हो। और हिंदी में जैसे लूसेंट की एक बुक आती है, हिंदी में लूसेंट की बुक आती है या कालिंदी की बुक आती है, एक मैडम है इंदौर की, उनकी एक बुक आती है। वो भी कोई भी यदि आप हिंदी की बुक ले रहे हैं तो उसमें यही देख लें कि जो एक शब्द में जो उत्तर है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थियों के एक शब्द और वाक्य में प्रयोग करना, ये सब चीजें देख लें। उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेशन वाले उसमें। तो उसमें हमको अच्छी महारत हासिल होनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल उसको इंग्लिश में करने के लिए, या इंग्लिश में कोई चीज़ है तो उसे हिंदी में कन्वर्ट करने का हम कोशिश करते रहें, ताकि हम, और जो वर्ड हमको क्लियर नहीं हो रहा है, उसका हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसकी इंग्लिश या हिंदी का मीनिंग नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसको फिर डिक्शनरी में से देखकर उसके तैयार करते रहें वर्ड्स। तो उससे वोकेबुलरी भी हमारी मजबूत हो जाएगी और उसकी तैयारी हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है सर, मतलब हिंदी ग्रामर कहाँ से शुरू करनी चाहिए सर? हिंदी ग्रामर हमको यहाँ से शुरू करनी चाहिए, जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली आती है इंग्लिश में, जो हमको कन्वर्ट करना रहता है वर्ड को, ट्रांसलेशन पूछते हैं उसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो हमको तैयार करनी चाहिए। जो एक लंबी लिस्ट के रूप में रहती है ना, वो हम पहले तैयार करके रखें, क्योंकि उनको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। बाकी सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं और उनमें प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर इन चीज़ों को हम यदि रोज 10-10, 5-5 याद करेंगे तो हम इनको अभी से तैयार करेंगे, तब जाकर हम एग्जाम उनको पूरी तरह से याद कर पाते हैं। इसीलिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थियों में एक शब्द और वाक्यों में प्रयोग करना, उनके अर्थ क्योंकि कठिन रहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली जिसमें सबसे कठिन चीज़ है वो, ये सब चीज़ें हमको अभी से तैयार करते रहना चाहिए। जी सर, सिलेबस काफी बड़ा है तो इसमें मतलब शॉर्ट नोट्स का भी इम्पोर्टेंस होगा सर? सिलेबस बड़ा है, पर ऐसा सिलेबस नहीं है अब नहीं बचा है कि उसमें हम टॉपिक को बहुत ज़्यादा लिखना पड़े। मतलब यदि हम बुक से पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाना पड़े, ऐसा नहीं है। अब छोटे छोटे नोट्स बनाकर आप किसी भी टॉपिक के बारे में रख सकते हैं, तो उसमें फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक बड़े हैं तो फिर आप एक अलग डायरी में उनको सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट सिनॉप्सिस कहते हैं, जिसे हम सिनॉप्सिस बना कर रख लें हमारे एक टॉपिक की, ताकि एग्जाम टाइम में हम एक बार में उसको रीड कर सकें। जी सर। सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में कहा जाता है, उसकी वर्ड लिमिट और आंसर को कंसाइजमेंट, इसी को लेकर मतलब एक और क्वेश्चन उठा है सर। आंसर को मतलब जो कंसाइजमेंट है उसको सर मतलब कैसे प्रैक्टिस, कंसाइजमेंट को कैसे प्रैक्टिस? हाँ, ये बहुत बड़ी परेशानी रहती है कि हम किसी भी आंसर को लिखते वक्त उसको बड़ा तो कर सकते हैं, छोटा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम इसमें से क्या चीज़ हटा दें। तो जब हम तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसी समय हम अपने पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार करते चलें उसी टॉपिक से रिलेटेड, कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, और उन क्वेश्चंस के आंसर हम लिखने की प्रैक्टिस के तौर पर लिखते रहें। तो वो एक
जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक रहेगी, उन क्वेश्चन बैंक को आधार बनाकर हम एक अपना क्वेश्चन पेपर डिसाइड करें रोज। और रोज ही हम यदि लिखने की प्रैक्टिस करते हैं 5-5 क्वेश्चन दोनों तरह के, छोटे और बड़े, जो वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है, तीनों तरह के क्वेश्चन को यदि हम डेली 1 से 1.5 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो 1 या 1.5 या 2 महीने बाद जब हम वो पूरे क्वेश्चन बैंक लिख चुके होंगे तो हम उसको जब फिर से लिखना शुरू करेंगे तब उसमें फिर क्या होगा कि हम उन क्वेश्चन के आंसर्स को और भी बेहतर कम शब्दों में अच्छे लिख पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमने किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर को लिखा है, हम यदि उन्हीं टॉपिक के उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तो वो और भी अच्छे बेहतर रूप में आएगा सामने। जी सर। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहे, मेरे कहने का मतलब है। जी सर, यही इम्पोर्टेंस। सर इसमें अब अगला सर इंटरव्यू के बारे में जैसे कहा जाता है कि सर बोर्ड आपके रिजल्ट को इम्पेक्ट कर सकता है, तो सर ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं करता है। वो सिर्फ एक बार देखते हैं कि आपने किस किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है। यदि मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम रहे हैं आपके 10th और 12th में तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पर उसको आप पॉजिटिव वे में जस्टिफाई कर पाते हो कि सर मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था 10th 12th तक, पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं पढ़ना जरूरी है और मैंने तैयारी करना शुरू किया तो आज मैं स्टेट लेवल की सबसे बड़ी एग्जाम का इंटरव्यू देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मुझे अपने यहाँ पर गर्व होता है। इस तरह से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मतलब कम मार्क्स होना तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा मार्क्स होना तो अच्छी ही बात है। जी सर, वो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप मतलब क्यों एमपीपीएससी करना चाह रहे हैं, वाई डीसी वाई डीएसपी, सर इसके बारे में कैसे आंसर तैयार किया जा सकता है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम तैयार नहीं कर सकते हैं, है ना, वो अपने आप ही निकलते हैं। जो हमारा जो सच में हमको जिस चीज ने प्रेरित किया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के लिए, हमें वही आंसर उसमें देना चाहिए। जैसे मुझे अपने टीचर को देखकर लगा था कि मुझे भी एमपीपीएससी करना है, तो बस मुझे भी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनना है, मैंने सोच लिया था। तो वही मेरी प्रेरणा स्रोत थे, मेरे टीचर। जी सर, आपको आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन कुछ आइडिया हो तो करना चाहेंगे सर? मेरे पहले जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे थे, ना ही बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव थे, ना ही बहुत ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड थे। मेरी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, मेरी पढ़ाई को लेकर मुझसे संबंधित क्वेश्चन पूछे थे कि मेरी हॉबी क्या है, मैं डीएसपी की पोस्ट ऊपर क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, और हॉबी में आप डायरी लिखते हो तो क्या चीज आप डायरी में लिखते हो, क्या चीजें, और डायरी लिखना आप रोज पसंद करते हो कि किसी स्पेशल ओकेशन में आप डायरी लिखते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन, मेरी फैमिली बैकग्राउंड को, पापा क्या करते हैं, मम्मी जी क्या करते हैं, अपने आपके नरसिंहपुर जिले में कितनी तहसीलें हैं, उन्होंने पूछा कितनी जमीन है, मैंने बताया घर में इतनी जमीन है, तो उन्होंने कहा एकड़ में, मैंने बताया था तो उन्होंने कहा एकड़ को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने की यूनिट बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो वहां पर हमारे जवाब से ही बनते जाते हैं, वही क्वेश्चन पूछे थे सर। अगला क्वेश्चन है कि सर इतना करंट अफेयर होता है सर, है ना, तो करंट अफेयर मंथली बेसिस या डेली बेसिस या वीकली बेसिस? मंथली बेसिस पे करना ठीक रहता है। आप कोई भी मंथली जी सर। हाँ, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछते हैं। जो भी आपने ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू उस तरफ मुड़ता है या नहीं मुड़ता है। यदि वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा तो वो नहीं पूछेंगे, जैसे मुझसे नहीं पूछा गया था। पर यदि आपने ग्रेजुएशन में कोई स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो जरूर पूछेंगे। जैसे साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी से आपने मास्टर्स किया है तो आपसे पूछेंगे वो, है ना, फिजियोथेरेपी किया हुआ है आपने तो वो पूछेंगे, अन्यथा नहीं पूछेंगे। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे अभी? सर ये कितने समय का करंट अफेयर हमको पढ़ना चाहिए सर? जैसे हम 2021 में कार्य तो कितने समय का करंट अफेयर होगा सर पढ़ने को? देखो, हमको पढ़ते तो वही मैं कह रहा हूँ, हमें तैयारी जैसे यदि हम अभी से शुरू कर देते हैं तो हमको अभी से पढ़ते रहना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए हमारी पढ़ाई करंट अफेयर्स की, और उसके नोट्स तैयार करते रहे हम। और जब भी एग्जाम अनाउंस हो या जब भी एग्जाम होने वाला हो, जिस भी महीने में हो रहा है, उससे 1 साल का हम करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास पहले से ही नोट्स तैयार होना चाहिए। हाँ, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं क्या, तो इंटरव्यू में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपने सब्जेक्ट लिया है वो स्पेशली
उससे ग्रेजुएशन किया है, तो नहीं पूछते हैं। जी सर। जी सर, वो आजकल कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर भी पूछ रहे हैं, वो 3-4 साल पुराना भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब सर ध्यान देना चाहिए उसमें। ऐसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2-3 साल पुराना है, तो निश्चित ही उन्होंने या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट इतना होगा कि आपको उसका आंसर पता होगा। और यदि आपको लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि 2018 में ये खेल किस शहर में खेला गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कोई भी याद नहीं रख पाता है। उस तरह के क्वेश्चन में हमें ना फंसते हुए आगे देखना चाहिए। सर न्यूज़पेपर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सर, न्यूज़पेपर कौन सा बेस्ट रहता है पढ़ने के लिए सर? न्यूज़पेपर एक हम रोजगार निर्माण मध्य प्रदेश के लेवल का एक जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ सकते हैं, और एक कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको करंट की या डेली की जानकारी दे दे, वो काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सिर्फ करंट अफेयर्स आता है और आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स हम इंटरनेट से निकाल सकते हैं। यदि हमें किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर आर्टिकल चाहिए तो वो हमें इंटरनेट पर मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एनसीईआरटी नेसेसरी है क्या नहीं, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने एनसीईआरटी की बुक कभी नहीं पढ़ी है, और ना ही मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स के लिए ना हिस्ट्री के लिए कोई बुक पढ़ी है कभी। वो तो मेरे नोट्स पर मुझे इतना भरोसा था, मैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखता था, तो उससे ही मैं तैयारी करता था। तो एनसीईआरटी आप पढ़ें, अच्छा होगा, आपका डीपर नॉलेज रहेगा, बहुत अच्छा होगा, पर तब जब आपके पास समय बहुत हो। जैसे अभी यदि जो तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए, एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए सब्जेक्ट की, क्योंकि अभी एग्जाम हमारे पास है नहीं, हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर लेते हैं। जी सर। सर ये द हिंदू का पूछा गया क्वेश्चन, द हिंदू पढ़ना चाहिए या नहीं सर? द हिंदू का पूछा गया। द हिंदू में यदि कोई अच्छा आर्टिकल आ रहा है तो पढ़ लेना चाहिए। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहिए, पैसे वेस्ट होते हैं। हमारे पास जब इंटरनेट अवेलेबल है तो हम कोई भी चीज़ इंटरनेट से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। तो कोई भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़, जरूरी नहीं है कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ें, हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं। द हिंदू भी मोबाइल में अवेलेबल है। जी सर। जी सर, यही है, पढ़ाई में इंटरनेट की कितनी भूमिका हो सकती है सर? क्या सर, हम जो पढ़ते हैं तो उसमें इंटरनेट की हम कितनी भूमिका हो सकती है पढ़ाई में? उतनी ही जितनी हमारे समय को बर्बाद ना करे, है ना। हम देखते हैं कि हम इंटरनेट में कुछ पढ़ रहे हैं और एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप पर और हम चैटिंग में लग जाएंगे, तो बेहतर होगा कि सुबह का ऐसा समय निकालें जब लगभग सब सो रहे हों और कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। उस समय हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ने का काम पूरा कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 3-4 दिन में एक साथ 3-4 दिन के न्यूज़पेपर एक साथ एक दिन में बैठकर पढ़ लें। उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, नई लग रही है चीज़, हम उसको अपनी डायरी में नोट कर लें और अलग कर दें। यदि हम कोई बुक के कोई आर्टिकल या कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा यूजफुल हो सकता है। अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। यदि हम कोई भी टॉपिक सिलेबस में देखें और उसको इंटरनेट पे सर्च करें तो उसमें हमको बिल्कुल छटी हुई चीज़ मिल जाएगी। हमको बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर नोट्स के लिए नहीं भागना पड़ेगा, हम अपना इंटरनेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो कंसिस्टेंसी के बारे में कोई पूछ रहा है, जितेश पूछ रहे हैं शायद कंसिस्टेंसी के बारे में। जितेश, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि हम किसी चीज़ की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसको हमें तब तक उतने ही अच्छे से पढ़नी चाहिए जब तक हमारा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। आप लगभग इतना टारगेट तो रखें कि 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई में देते रहें रोज़, किसी भी हालत में। बुक्स को हम प्रोवाइड करा देंगे, जो भी पूछ रहे हैं बुक्स। हाँ, बुक्स के बारे में हम बता देंगे सर। सर वो पढ़ाई कंसिस्टेंसी हो गया सर। अब वो जो सर आपने की जो ट्रेनिंग हुई थी सर, डीएसपी की सर ट्रेनिंग, उसके बारे में सर आपका एक्सपीरियंस हो कुछ, उसको बता दीजिए सर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, टफ भी होती है और मज़ा भी बहुत आता है एकेडमी में जब सब लोग साथ में रहते हैं। पूरे 1 साल का समय रहता है। मैं अभी भी वो दिन मिस करता हूँ कि हम लोग साथ में मस्ती करते रहते थे, बैठकर अंताक्षरी खेलते रहते थे,
बातें करते रहते थे, क्लासेस जाने से बचते थे, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और मुझे लगता है कि वही चीज़ें हमको इंस्पायर भी करती हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, कि हम उस एकेडमी में जाकर तैयारी करें। सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए सर? पढ़ाई आप जी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकें उतना ज़्यादा पढ़ाई करें। आप हिसाब रखो अपने टाइम का कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो दिन भर में, है ना। यदि आप इस चीज़ पर हिसाब रखोगे तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। आप ये मत देखो कि हम कितने घंटे पढ़ें, आप ये देखो कि हम कितने घंटे बर्बाद कर रहे हैं रोज। यदि आपको लगेगा कि यार मैंने आज 24 घंटे में से 6 घंटे हमने या 7 घंटे हमने सोने में निकाल दिए, उसको हम अलग कर दें। बाकी के हमने जो घंटे बचे हमारे पास 18 घंटे या 17 घंटे, उन 17 घंटे में से हमने कितने घंटे पढ़ लिया वो देखना बहुत जरूरी है। 1-2 घंटे भी हम निकाल दें कुछ और अदर काम में जो हमको रोज करने ही पड़ेंगे, खाना खाना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, तो ये भी हटा दें हम, तो हमारे पास बचते हैं 14 घंटे। अब 14 घंटे में से आप कितने घंटे वेस्ट कर रहे हो वो देख लो आप। वो आपका सबसे अच्छा शेड्यूल बना सकता है कि हम कितने घंटे पढ़ें। क्योंकि यदि हम रोज देखेंगे कि हमने 14 घंटे में से 10 घंटे बर्बाद कर दिए, सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ पाए, तो हम उसको 9 घंटे करेंगे, 9 घंटे से 6 घंटे करेंगे, 6 घंटे से 4 घंटे करेंगे, 4 घंटे से 3 घंटे करेंगे। इस तरह से वो हमारा जो समय बर्बाद करने का हुआ है वो कम होता जाएगा। जी सर। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग करना आसान नहीं है। जो उसे क्रैक कर पा रहा है, उस 4 साल की मेहनत, 4 साल जो इंजीनियरिंग करते वक्त इतनी मेहनत करते हैं, तो उस चीज से। और एक सबसे बड़ी बात यह है, इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं मैथ बहुत ज्यादा यूज होता है, वो हमारे दिमाग को खोल देता है एकदम। हम किसी भी चीज को सोचने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और हम कई डायमेंशन में सोच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उससे हमारी पढ़ने के टाइम, मतलब हम एक बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करने वाले ज्यादातर लोग 1 रात या 2 रात में ही पढ़ते हैं एग्जाम टाइम में, तो उनकी कैपेसिटी इतनी अच्छी बिल्डअप हो जाती है, फिर वो 24 घंटे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा आसान बना देती हैं इस एग्जाम के लिए। तो ये तो हम भी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, ये सब अच्छी चीजें। जी सर, यही चीजें मतलब डेवलप करके हम इसके जो ग्रेजुएशन वाले का रिजल्ट बढ़ा सकते हैं सर, आर्ट्स ग्रेजुएशन वालों का सर। हाँ बिल्कुल, यही चीजें हम अपने अंदर भी डेवलप कर लें तो कोई और ये आप देखेंगे तो आधे से कम ही लोग इंजीनियर रहते हैं, है ना। तो आधे से ज्यादा लोग तो इंजीनियरिंग के नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, तो फिर ये इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। जी सर। जी सर, मैगजीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मंथली मैगजीन के बारे में। मंथली मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण ले लें, बहुत अच्छी सीधे सरल शब्दों में उसमें डिस्क्राइब रहती है हर चीज। उसमें आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे ऐसे के लिए, आपको उसमें 1 लाइन फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको उसमें क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे, उसमें पुराने पेपर्स भी मिल जाएंगे। बेहतर है मुझे लगता है प्रतियोगिता दर्पण। पर यदि आप और दूसरी भी चाहते हैं, या आप जो पढ़ते आ रहे हैं, आपको जिससे लगाव हो गया है, आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे लोगों को दृष्टि पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो लोग दृष्टि पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वो दृष्टि ही पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पहली बात मेरा मतलब ये है कि आप जो भी मैगजीन पढ़ते आ रहे हो उस पर भरोसा रखो, पढ़ते रहो, किसी भी के सजेशन को मत मानो। जैसे मैं यदि प्रतियोगिता दर्पण सजेस्ट कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। पर यदि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है पढ़ना, तो आप फिर किसी के सजेशन के थ्रू चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। जी सर, एक और क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए सर आपके टिप्स। राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप डायरी लिखना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो। और डायरी यदि आप रोज की लिखेंगे तो आपको नए नए शब्द लिखने का मन करेगा। आप जो जो नए शब्द लिखोगे उसमें उन शब्दों का प्रयोग आप पेपर में भी कर पाओगे। और यदि आप पढ़ रहे हो 8 से 10 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे आपको क्वेश्चन बनाकर उनके आंसर लिखना बहुत जरूरी है टाइम मिलाकर। यदि आप इतना कर पा रहे हो तो फिर बहुत आराम से आपका राइटिंग स्किल ठीक हो जाएंगी।
जी सर, वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है सर, मतलब 50% या 60% सिलेबस कवर होने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या शुरू से ही ज्वाइन कर लेना है टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज प्री की तैयारी के बाद, और जब हमारी कुछ तैयारी हो जाए, जब हमारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक से कुछ ना कुछ रिलेट कर पाते हो, तब हमें ये करना चाहिए शुरू, ताकि हम कुछ तो अपना दे पाए उसमें, नहीं तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि जब तक आप 50-60% तैयारी कर रहे हो तब तक कुछ ना लिखो। आप अपनी खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर लिखो, खुद चेक करो, वो तो सबसे अच्छी चीज है। आपको उसमें अपनी कमियां भी समझ में आएंगी। हो सकता है कोई टीचर जो कोचिंग वाले हैं वो टीचर चेक करें और अच्छे से चेक ना करें, वो उसमें आपकी हर एक गलती तो नहीं बता पाएंगे बारीकी से, वो टिक मार के सिर्फ नंबर दे देंगे, तो आपको अपनी गलतियां नहीं समझ पाएंगी। तो अच्छा होगा खुद क्वेश्चन बनाओ पढ़ते हुए। पढ़ने के बाद रोज का समय डिसाइड करो कि मैं पढ़ने का रात में या अगले दिन आप उन आंसर्स को लिखेंगे। रोज उन आंसर्स को लिखो और उन्हीं आंसर को खुद ही चेक करो। जी सर। जी सर, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीकल्चर स्टडी से आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं क्या सर? क्या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, मतलब एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ना सर, उससे हाँ। आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं सर? नहीं, पर उसमें मुझे ये बताओ कि हाँ देखो, बहुत ज्यादा यदि मैं वही कह रहा हूँ, यदि आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम को लेकर मत बैठे रहो कि यार यदि हम इस बैकग्राउंड से, जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है, तो मैं ये सोचूं कि क्या बीएससी वाले आईपीएस आईएएस बन जाते हैं? तो बन जाते हैं। नहीं बनते होंगे तो तुम बन जाओ, इतनी पढ़ाई करो कि तुम बन के एग्जाम्पल क्रिएट कर दो एक, है ना। तो किसी भी हम एक किसी एम को यदि हम बना रहे हैं, तो हम उस तक पहुंचने के पीछे पहले कई बहुत सारे ऐसे हर्डल्स ना खड़े कर दें अपने आप में कि यार क्या हिंदी मीडियम वाले एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या ये बीएससी वाले चले जाते हैं, क्या इंजीनियरिंग वाले चले जाते हैं, क्या आर्ट सब्जेक्ट वाले आईएएस बन जाते हैं? हाँ बन जाते हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी बनते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बनते हैं। ये अपने आप हर्डल खड़े मत करो अपने लिए, आसान बनाओ चीजों को। और आपने यदि कोई अपना एक एम बनाया है तो उसके लिए खुद को तैयार करो, आसान बनाओ उस तक पहुंचने के लिए। आप हर्डल क्रिएट मत करो। एक हिंदी मीडियम का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही उतने ही लगभग सेम रिजल्ट आते हैं, बराबर 50-50% या कुछ ज्यादा होता होगा, मोर एंड लेस। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे लगता है हिंदी या इंग्लिश मीडियम का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से उतना समय यदि देते हैं तो इंग्लिश मीडियम को टक्कर दे सकते हैं। टक्कर देने जैसी वाली बात भी नहीं है, दोनों ही अच्छे से तैयारी करें तो कोई भी निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी सर, ये टाइम टेबल का क्वेश्चन पूछा गया है सर। एक टाइम टेबल को कैसे प्रिपेयर करें अपनी स्टडी में, शेड्यूल बना सर? मतलब पढ़ने के लिए कैसे हम टाइम टेबल बनाएं वो सर? उसी के लिए स्टडी के लिए कैसे? देखो, पहले तो आपने जिस भी बुक से पढ़ रहे हो या जिस भी नोट से पढ़ रहे हो, उसमें पहले टॉपिक वाइज नंबरिंग कर लो कि ये 1 नंबर का टॉपिक, ये 2 नंबर टॉपिक, ये मृदा हो गया, ये जल हो गया, ये भूमि संबंधी, ये जलवायु संबंधी। इस तरह से आप नंबरिंग कर लो और फिर उन नंबरिंग को आप एक टाइम टेबल डिसाइड करो कि मुझे, अब देखा आपने नंबरिंग करते हुए ज्योग्राफी में आपने देखी मेरे पास 35 टॉपिक हैं। अब आपके पास 35 टॉपिक ज्योग्राफी में है। हिस्ट्री में आपने देखा कि 30 टॉपिक्स हैं आपके पास, और फिर आपने देखा एमपी में आपके पास 40 टॉपिक हैं। अब इन 35 टॉपिक, 30 टॉपिक और 40 टॉपिक, इन तीनों को डिवाइड करो 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर एकदम डिवाइड करें तो हमको इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एमपी। 15 दिन का हमारे पास टाइम है। तो हम जो हिस्ट्री के 30 टॉपिक हैं उसके 2-2 टॉपिक रोज करें, मतलब तो हमारे 30 टॉपिक 15 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। 35 टॉपिक जो हैं हम उनके 2-2 टॉपिक करते हैं, पर आखिरी के 5 दिन हम 3-3 टॉपिक कर लेंगे, तो हमारे 35 टॉपिक 15 दिन में निपट जाएंगे। इसी तरह जो 40 टॉपिक हमारे पास एमपी के हैं, उसमें हम किस तरह से कर लें कि 20-15 दिन में हम कर सकते हैं। तो हम 3-3 टॉपिक लेकर करते हैं, 3-3 टॉपिक लेकर करेंगे तो हमारे 15 दिन से पहले ही खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हम 15 दिन का एक शेड्यूल बनाएं कि
हिस्ट्री के 3 टॉपिक, 1 मिनट में आपको डायरी में लिखकर बताता हूँ ये बात। हिस्ट्री के 30 टॉपिक हैं, जियो के 35 टॉपिक है और एमपी के 40 टॉपिक हैं। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 इस तरह से देखिए, यदि देख पा रहे हो आप तो हम यहाँ पर एक भी कोई दिन डिसाइड कर लें कि आज मुझे हिस्ट्री के ये 2 टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी के ये 3 टॉपिक पढ़ना है और एमपी के ये 3 टॉपिक पढ़ना है। फिर ऐसे यहाँ पे अगली डेट डालें और 3 और 4 टॉपिक नंबर डालें, 4 5 और 6 टॉपिक नंबर डालें और 4 5 और 6 टॉपिक नंबर डालें। और जब भी हम इस तारीख को ये टॉपिक कर लें तो उसको यहाँ कट कर दें, और जब ये कर लें तो हम इसको यहाँ कट कर दें, ये कर लें तो ये यहाँ कट कर दें, यहाँ तक पूरे कट करते चलें। जब पूरी रात हो जाएगी तब हम देखेंगे कि हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, मतलब आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब हम सो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट करती है पढ़ते रहने के लिए कि यार अभी तो हमारा आज का टारगेट नहीं हुआ है, अब यदि हम आज बिना करे सो जाएंगे तो फिर हमको कल फिर करना पड़ेगा। तो ये यदि हम इस तरह से पूरा शेड्यूल कर लेते हैं 15 दिन के लिए कि मुझे इतना पढ़ना है, तो फिर हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हमें पता भी रहता है कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना बाकी है। जी सर, टाइम टेबल बनाकर स्टडी करने में आप अपना मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं सर। हाँ, टाइम टेबल बनाकर आप बहुत अच्छे से मोटिवेट रह सकते हैं। जी सर, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। आपने 15 दिन आपने पढ़ा और आप जब देखोगे कि मेरे 15 दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो फिर आप और अगले 15 दिन में 4 सब्जेक्ट लेकर बैठोगे कि सोचोगे कि यार मेरे पास तो मैं ये जो 6-7 टॉपिक रहते थे वो 10 घंटे में कर लेता था, मेरे पास 2-3 घंटे तक रहते, मैं एक सब्जेक्ट और ले सकता हूँ। इस तरह से आप एक आध सब्जेक्ट और ऐड करके फिर आप कर लेंगे। कोई कह रहा है अच्छे से दिखा नहीं कैमरे में उनको, मैं एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। जी सर। हाँ जी सर। और कोई क्वेश्चन सर? और कोई कह रहा है कि मेरे 50% है तो मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स बनाना कंपलसरी है क्या? हाँ, किसी भी बुक को आप पढ़ रहे हो आपको उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि उसे आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहीं ऐसी जगह लिख कर रख लो, ताकि आपको हर बार एग्जाम से पहले या अपनी लिखने की प्रैक्टिस करने से पहले हर बार बुक ना उठानी पड़े। यदि आप हर बार बुक उठाने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आप रिवाइज जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नोट्स बनाना सही रहता है, और आपके पास टाइम है तो आप बेशक नोट्स बनाइए। कोई पूछ रहा है कि आंसर का कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो आंसर का कंटेंट कम शब्दों में अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करके, जितने आप अच्छे शब्द लिख सकते हैं, आपकी हिंदी या इंग्लिश जितनी अच्छी है आप उतने अच्छे शब्दों का यूज करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। एनसीईआरटी के नोट्स कोई कह रहा है कैसे बनाए, तो यदि आप किसी बुक को पढ़ते हुए नोट्स बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स देखो कि मुझे एक यूनिट में ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक मुझे एनसीईआरटी की बुक में मिल रहे हैं तो ठीक है, इंटरनेट पे मिल रहे हैं तो ठीक है, किसी और बुक में मिल रहे हैं तो ठीक है। आप उन जगह से उस सिलेबस के टॉपिक्स को उठाएं और उनको आप अपने नोट्स बनाकर रख लें। तो एनसीईआरटी बुक के नोट्स बनाना ये अच्छा ऑप्शन नहीं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। कोई बोल रहा है कि हिंदी मीडियम के कम सिलेक्शन क्यों होते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदी मीडियम के कम सिलेक्शन होते हैं। सर हाँ, अधूरी जानकारी होगी सर, या फिर सर यूपीएससी का होगा सर कोई। हाँ, वो लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम वाले ही लोग कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी सर। जी सर, वॉइस कम आ रही है, शेयर कर दीजिएगा। आवाज कम आ रही है क्या? हाँ जी सर, वॉइस कम आ रही है। फुल है, वॉल्यूम तो फुल है, शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। जी सर, हो सकता है। हाँ, कोई पूछा है ओल्ड पेपर से क्या अप्रोच मिल सकती है, तो यदि प्री के ओल्ड पेपर हैं तो उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके अच्छा ये होगा कि आप किन्हीं कोचिंगों में जो टेस्ट सीरीज होती है प्री की, उनके पेपर इकट्ठा करो और प्रैक्टिस करते रहो, वो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर।
कोई बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करें, उज्जवल रघुवंशी। उज्जवल जी रघुवंशी, आपको कंसिस्टेंसी के लिए मैंने बताया कि आप डेली अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, 15 दिन में हमको ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपकी उससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और मोटिवेट भी होते रहेंगे आप। जी सर, एक क्वेश्चन पूछा गया है सर, आपने कितने ईयर में प्रिपरेशन की थी सर? मुझे मैं ग्रेजुएशन के 3 साल मैंने बेसिक तैयारी की है अपनी। जी बहुत सर। ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाता था मैं, उस समय पढ़ाता भी था पढ़ता भी था, तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती थी। बेसिक नॉलेज पर मुझे हो गया था अच्छा, जी पर सर। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने 7-8 महीने की तैयारी की, उतने में ही प्री आ गई थी तो देनी पड़ी, और 3 महीने एग्जाम में मेंस आ गया था, तो इतने में ही पहली बार में क्लियर हो गया था, और फिर दूसरी बार में रिपीटेडली एक 1.5 महीने का टाइम ही मिला। जी सर। जी सर, आपके अनुसार मतलब कितना मिनिमम समय में इसकी प्रिपरेशन हो सकती है सर? कम से कम आपको 7-8 महीने प्री के लिए और 5-6 महीने मेंस के लिए तो लगेंगे, जी सर। या हम मोटे तौर पर मान लें तो 1.5 साल काफी है, बहुत जी अच्छे से तैयारी करने के लिए काफी है, पर्याप्त है 1.5 साल। जी सर। जी सर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पढ़ाई में अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखे सर? मोटिवेशन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है आपके मम्मी पापा, है ना। जी सर। आप यदि उनसे लगातार बात करते रहते हो, उनको बताते रहते हो कि आज मैंने ये पढ़ा, आज जी मैंने सर। ये पढ़ा, रोज यदि आप बताओगे कि मैं आज ये पढ़ा पापा, इतना इतना आज मैंने ये सब्जेक्ट के इतने इतने टॉपिक्स पढ़े हैं, जी सर। तो आपको उससे, आप यदि अगले दिन नहीं पढ़ोगे तो आप पापा को बता नहीं पाओगे, मम्मी को आप बता जी नहीं सर। पाओगे कि मैंने आज नहीं पढ़ा, है ना, तो आपको शर्म महसूस होगी। तो अच्छा। उससे अच्छा है कि आप सोचोगे मैं पढ़ लूं, और फिर ताकि मुझे शाम को यदि पापा पूछे आज क्या पढ़ा बेटा, तो तुम जवाब दे जी सको, नहीं तो उनको लगेगा कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, जी मेहनत नहीं सर। कर रहा है लड़का। ये सबसे अच्छा तरीका है मोटिवेशन ऑन रखने का। मैं जी रोज सर। पापा से बात करता था तैयारी करते वक्त कि आज मैंने ये पढ़ा, इतना पढ़ा, कोचिंग में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है, जी तो सर। मैंने उनको रिवाइज भी कर लिया है। अब कल मैं लिखने की प्रैक्टिस करूंगा, इतने जी मिनट सर। में मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी भी टाइम में नहीं लिख पा रहा हूँ पापा, मुझे लग रहा है कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चीजें मोटिवेट करती हैं। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, जो पूछ रहा है ना, जो भी पूछ रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। सर, आपका मीडियम पूछा जा रहा है सर, आपने कौन से मीडियम से एग्जाम दी थी हिंदी सर? मीडियम था मेरा, जी हिंदी सर। मीडियम था मेरा। जी सर। हाँ, आदित्य पूछ रहा है कोई ना, मेरा हिंदी मीडियम था। जी सर। मेंस के लिए कितनी ईयर तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो जी आप सर। इसको बिल्कुल नहीं देखो। आप क्वेश्चन पेपर यदि इसीलिए तैयारी कर रहे हो कि आगे कोई हेल्प मिलेगी आपको पेपर में, तो इसलिए तैयारी मत करो पूनम। आप पिछले पेपर की सॉल्व करना चाह रहे हो तो सिर्फ इसलिए करो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बस। और अब पिछले साल के पेपर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस पूरा बदल गया है। आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा आप जी अपने सर। क्वेश्चंस बनाओ और तैयारी करो, या किसी कोचिंग के यदि टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है तो उन पेपर्स को कहीं से कलेक्ट कर लो और फिर उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, सर का टाइम हो रहा है। कोई कह सर, रहा है वो कि सर जब मॉडल के हमें खुद हिसाब से। लगता है, जी सर। मुस्कान पूछ रही है शायद कि हमें जब लगता है कि हम नहीं कर सकते तब कैसे हम मोटिवेट हों। जी सर। मुस्कान, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको जी सर। बताया कि आप यदि रोज अपने घर में मम्मी पापा बड़े भैया जिनको भी जी आप सर। अपना आइडियल मानते हो उनको यदि बताओगे कि आपने आज ये पढ़ा या ये नहीं पढ़ा, तो आपको अगले दिन पढ़ने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन का रीजन ये हो सकता है कि आप अपने आप पर भरोसा करना सीखो। आप इस बात पर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, ये बहुत ही जी ये सर। एग्जाम है, मैं इसे क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। तो आप, जी सर। मुझे नहीं लगता कि आप डिमोटिवेटेड होंगे। जी एक और सर। बहुत अच्छी चीज है कि सर। जब मुझे लगता है था कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो मैं ये कर जी लेता सर। था कि मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरी पूरी तैयारी हो गई है।
भले मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं रहती थी क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, पर फिर भी मैं उनको बोलता था कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी, अगले पेपर में मैं टॉप करने वाला हूँ, मेरा बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट मेरा पूरा तैयार है, ये सब्जेक्ट में इतना बचा हुआ है, बाकी मेरी सारी तैयारी हो गई। उनसे झूठ बोलो। झूठ बोलने से ये होगा कि आप जब घर जाओगे तो आपको वो जो झूठ उनसे बोला है आपको पता है कि आपने झूठ बोला है, पर जी आप सर। उस चीज को सही प्रूव करने के लिए आप घर आकर तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे। तो ये जब आपको लगता है ना कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को बोलो कि मेरी तैयारी हो गई है और फिर आप तैयारी करने के लिए जुट जाओगे घर आकर। ये मुझे ऐसा लगता जी है। सर। जी सर। रिवीजन का तरीका पूछा गया है सर। रिवीजन रिवीजन का का क्या? तरीका सबसे अच्छा है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते पढ़, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया है, आपको वो क्लियर हो गया है, अब आप उसके जी आंसर सर। राइटिंग करने वाले हो, तो आप उससे पहले एक सिनॉप्सिस बना लो उस टॉपिक की, जी कि सर। सिर्फ वर्डिंग्स लिख लो, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको लिखकर एक सिनॉप्सिस बना लो और रख लो। हर सब्जेक्ट की एक एक छोटी छोटी डायरी में बनाकर अपने पास रखते जाओ। तब फिर जब भी एग्जाम हो या टेस्ट सीरीज देने जाना हो तो मुश्किल से 20-30 पन्ने की एक डायरी जिसमें आपने सिनॉप्सिस बनाए जी हैं वो सर। उठाओ, सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करो और देने में एग्जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर। जी सर, लास्ट क्वेश्चन कोई पूछा पूछ रहा गया है है कि सर सी नोट्स सेट के कैसे बारे में। बनाएं, काय के बारे में? जी सर, सी सेट के बारे में सर, सी सेट के बारे में। सी सेट पर उतना ध्यान सी देने सेट की क्या जरूरत होता है नहीं है, सर? 40% जी सर। पूछ रहे हैं कि सी सेट क्या होता है। हाँ जी सर। ओ भाई, आप एक काम करिए, किसने पूछा है ये क्वेश्चन, आप जरा एमपीपीएससी की वेबसाइट को एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पर जी सर। वेबसाइट को विजिट करते हुए आप पहले एग्जाम के पूरे फॉर्मेट को समझिए अच्छे से, कि कितने पेपर्स होते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जी कितने सर। पेपर होते हैं, काय काय के पेपर हैं, जी वो सर। सब पहले आपको मुझे लगता है विजिट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप पहली बार एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाकर विजिट कर लीजिए। जी सर। जी सर, एक फाइनल क्वेश्चन पूछा गया सर, पढ़ने की क्या अप्रोच रखे हाँ, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा याद रख सके सर? कम से कम पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। जी सर। मेंस के लिए जी सर। ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। तो उसमें जी हम सर। जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी रहता नहीं है, आंसर लिखते हैं जब हम एग्जाम हॉल में, तो बेटर होगा कि जी आप सर। कम से कम पढ़ो, लिखने की अपनी स्किल्स डेवलप कर लो कि हम किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह से लिख जी सर। सकते हैं। अब रही प्री की बात, तो प्री में याद करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम बार बार उनको रिवाइज करते रहें। आप छोटी छोटी डायरियों में सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको जी याद सर। नहीं हो रही है, उनको लिख कर रख लें। आते जाते, रास्ते चलते, सोने से पहले आप उसको रिवाइज करते चलें। यदि आप घर पे हो तो मम्मी से कहते, मम्मी जरा ये पूछ लो मुझसे, तो ये नदी जी कहाँ सर। है, ये नदी कहाँ है, ये नदी कहाँ से निकल रही है, ये नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये आप जरा एक बार पूछ लो, मुझे ये याद नहीं रहते हैं, अभी मैंने रिवाइज किया है। एक बार जी मम्मी सर। पूछ लेंगी आपसे, उससे मम्मी से पूछने के बाद भी यदि नहीं बन रहा है तो आप उसमें अंडरलाइन कर लो कि ये दो मुझे अभी भी अच्छे से याद नहीं हुआ है। फिर एक आध दो जी बार और सर। आप दो जब वो पढ़ोगे तो आपको याद होने लगेंगी चीजें। मेरे कहने का मतलब है, आपने जब एक इतनी लंबी लिस्ट देखी, उसमें से आपने देखा कि 4 चीजें मुझसे नहीं बन रही, आपने उन 4 को निकाल कर अपनी डायरी में नोट कर लिया। जी सर। उन चारों चार करते करते आपकी डायरी में जब 20 चीजें हो जाएंगी, आप देखेंगे कि उन 20 चीजों में से मुझसे सिर्फ 2 चीजें नहीं बन रही हैं। उन 2 चीजों को जब आप पढ़ोगे तो पूरी चीज तैयार हो जाएगी। तो मेरे जी कहने का सर। मतलब है कि कम से कम चीजों को पता करो कि यहाँ से क्या नहीं बनना है, क्या याद नहीं रहता है, तो उसको पकड़ते हुए आप तैयारी करते रहो, याद होने लगेंगी चीजें। जी सोमपाल, सर। आपको क्लियर हो गया? मेरा ये आंसर क्लियर हो गया हो तो आप मुझे बता जी दीजिएगा सर। ना। जी सोमपाल सर। का क्वेश्चन था शायद ये ना। हाँ हम्म, शायद क्लियर हो गया होगा सर। हाँ, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए सर। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। जी सर। जी ठीक है, सर। यदि किसी को भी कोई डाउट लगता है अभी भी तो भी मुझे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, हाँ वो आप सर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके इंस्टा अकाउंट पर। और वीडियो जो पूछ रहा है यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, आप इसे वापस भी देख पाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक थैंक यू सर। है, ओके ओके। जी सर।